So we had defined momentum as the product of mass and velocity, and I had explained you giving an example that momentum कितनी जल्दी चेंज होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, रिमेंबर वी हैड टेकन एन एग्जांपल ऑफ अ कार विद अ डेड इंजन, जिसको एक पर्सन अगर फोर्स लगा रहा था, पुश कर रहा था, तो उसमें उस गाड़ी ने वेलोसिटी अटेन कर ली थी 1 मीटर पर सेकेंड, सपोज 1 मिनट में। और जब यही कार को 4 लोग आ गए, वॉलंटियर कर गए फोर्स लगाने के लिए, तो वही 1 मीटर पर सेकेंड अटेन हो गई से 20 सेकेंड्स में, आधे से भी कम टाइम में। तो मोमेंटम चेंज तो हुआ, पर जल्दी चेंज हुआ अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ गई। सो दिस इज वेयर वी हैव द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट सेज, स्टेटमेंट लिखेंगे आप सभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to rate of change of momentum, मतलब कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ। रेट ऑफ चेंज, ये वाला जो टर्म है, फ्रेज है, रेट ऑफ चेंज का मतलब है जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं ना, वो डिवाइडेड बाय टाइम हो रही है, रेट ऑफ पर यूनिट टाइम मतलब। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force, and the change takes place in the direction of force। कौन सा चेंज? मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। ये आपको याद होनी चाहिए, कई बार स्टेटमेंट एज इट इज पूछ ली जाती है पेपर में। Changing this further into equation form, change in momentum. I hope all of you have written this statement. I'll rub it off. Class, again I am reiterating, everything that is there on the board will go in your notebooks. Okay, I'll try to post the recording on the Google Classroom also. पिछली क्लासेस का भी मैंने पोस्ट किया था, यूट्यूब पे भी डाल दिया था वीडियो। सो बट स्टिल यू ट्राई टू राइट इट साइड बाय साइड। ओके, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में और कंसाइज कर रहे हैं हम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल पी माइनस इनिशियल पी, पी इज हेयर मोमेंटम, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो फाइनल मोमेंटम वुड बी mass into final velocity, और initial momentum will be mass into initial velocity। तो mass into final velocity minus mass into initial velocity divided by time। okay, now mass is common, तो mass को हम अभी के लिए कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। सो अभी तक हमारी इक्वेशन ऐसे दिख रही है कि मास इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब ये जो ब्रैकेट में इक्वेशन या जो क्वांटिटी बच रही है, दिस इज समथिंग वी आर फेमिलियर विथ। व्हाट इज दिस नोन एज? जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है v माइनस यू बाई टी। प्रियांशी, यू वांट टू आंसर? Acceleration, ma'am. गुड, एक्सेलरेशन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम इसको लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एज एक्सेलरेशन। f is equal to, f is proportional to m into a is the acceleration। ओके, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, हम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये काफी कंसाइज फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन, हम इसको एक फर्दर स्टेप और कंसाइज करेंगे, क्योंकि अभी तक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चल रहा है, इक्वल टू का साइन नहीं आया, अभी इक्वेशन नहीं बनी है ये। ठीक है, सो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हम, तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है इक्वेशन में। दिस इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका क्या पर्पस है? क्योंकि अभी जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली। अगर आरएचएस बढ़ेगा एलएचएस बढ़ेगा, या फिर अगर एलएचएस बढ़ेगा आरएचएस बढ़ेगा, बट कितने टाइम्स बढ़ेगा वो ये बताता है। के
क्या RHS डबल होने पे K डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है या कितने टाइम्स है? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड तो करती है, पर कितने टाइम्स करती है? 2 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, कितने टाइम्स? ओके, सो दैट इज द वैल्यू दैट इज गिवन बाय K. अब K की वैल्यू कहाँ से आएगी? Two students have raised their hands. Let me ask. Harshul, you have a doubt? Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, why, ma'am, can we use any variable name for this, the constant? नहीं, हम देखो बाय डिफॉल्ट ना ज्यादातर K ही यूज करते हैं, ना सिर्फ फिजिक्स में बट केमिस्ट्री वगैरह में भी जब आप डिराइव करेंगे ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम जनरली K नाम ही देते हैं कन्वेंशनली, फिर इसको कोई और नाम दे देंगे अगर इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी या स्पेसिफिक मतलब आएगा। जैसे ग्रेविटी वाली इक्वेशन में ना इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो हम उसको कैपिटल G लिखते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ये एक जनरल नोटेशन है जो हम फॉलो करते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं हम कांस्टेंट डालते हैं उसको K लिख देते हैं, ठीक है। Yes, ओके, ma'am. सो प्रोसीडिंग फर्दर, अब हाउ डू वी नो व्हाट इज दिस K? F इज इक्वल टू के एम में तो लिख दिया हमने, K की वैल्यू कितनी है ये डिटरमिन करी गई एक्सपेरिमेंटली। अब उसका क्या मतलब है, सपोज हमने एक नोन वैल्यू ऑफ मास के ऊपर एक नोन वैल्यू ऑफ फोर्स लगाई, हम एक्सेलरेशन तो मेजर कर ही सकते हैं, एक्सेलरेशन का तो हमें फॉर्मूला पता है v माइनस यू बाई टी। ओके, सो सपोज हमने कुछ नोन वैल्यू ऑफ फोर्स एक मास नोन मास के ऊपर लगाई और देखा कि कितनी एक्सेलरेशन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक 1 kg मास था, ठीक है, उसके ऊपर हमने कुछ से 30 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है, और हमने नोटिस किया कि उसकी एक्सेलरेशन आ रही थी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि ऐसा ही किया गया था जब K की वैल्यू ढूंढी गई थी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने M की वैल्यू बदली से 2 kg, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड 30 न्यूटन फोर्स लगाने पे इसकी एक्सेलरेशन आ रही थी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस लेते हुए ये पता लगा कि हम जितनी फोर्स लगाते हैं वो सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट है, मास और एक्सेलरेशन का, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 30 न्यूटन 2 इंटू 15 30 आ गया। अगर हर बार जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सीधा सीधा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट ही है, इसका मतलब K की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा F इज इक्वल टू एम ही लिखो, K की वैल्यू इसका मतलब 1 है, K इज नॉट रिक्वायर्ड। फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही थी हर बार जब भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, so that means K is not required here, so K was experimentally determined equal to 1. So now because K is 1, the equation reduces to F is equal to m into A. This is the mathematical form of Newton's second law of motion. Force is equal to mass into acceleration. Are the steps of this mathematical expression clear to all? स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ से हम कैसे पहुंचे हैं F इज इक्वल टू एम ए तक, इज दैट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? इफ इज देयर प्लीज रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी डाउट। K इज इक्वल टू 1 हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा है। प्रशांत, यू हैव अ डाउट? Ma'am, can you explain it again? व्हाट पार्ट, द K वाला पार्ट या? Ma'am, हाँ, ma'am, after F is equal to Km. ओके, सो आफ्टर F इज इक्वल टू Km में यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करी और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया। अब हम K की वैल्यू ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक नोन वैल्यू ऑफ फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जैसे सपोज नोन, अब फोर्स की वैल्यू कैसे नो, हाउ कैन इट बी नोन, जैसे स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, सो स्प्रिंग बैलेंस इज वन वे यू कैन मेजर द फोर्स। सपोज एक ऑब्जेक्ट है और लेट दिस बी द ऑब्जेक्ट, ऐसे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें हमने स्प्रिंग बैलेंस का हुक इंसर्ट कर दिया है और हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग आएगी फोर्स की जिससे आप इसको पुल कर रहे हैं, मास आपको पता है इसका, स्प्रिंग बैलेंस से तुम्हें फोर्स पता लग गई, तो तुम एक्सेलरेशन इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी स्पीड जीरो से आपने इसको कितनी स्पीड दे दी कितने टाइम में,
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आ जाएगा, कितनी स्पीड दे दी कितने टाइम में, तो आपको एक्सेलरेशन भी पता लग जाएगी। सो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो हम फोर्स लगाते थे, जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आ रही थी, वो हमेशा मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही थी। इसका मतलब k की वैल्यू तो 1 ही है हर केस में। यहाँ पे देखो फोर्स 30 है, मास 1 है, एक्सेलरेशन 30 है। फोर्स जब 30 थी और मास हमने सपोज 2 kg यूज किया, तो एक्सेलरेशन आधी हो गई, 15 हो गई। मतलब मास और एक्सेलरेशन आपस में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमेशा फोर्स के इक्वल आ जाता है। तो मतलब और किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं है ना इक्वेशन में। सो k was coming out to be 1 and hence the equation reduces to F is equal to ma. Okay, is it clear? Prashant, is it clear? Yes, ma'am. It's clear now. Okay, Thank you. Pratyaksha, you have a doubt? Ma'am, before we derive that F is equal to KMA, can we write equal to only, like before the proportionality? If we do not make it proportional, can नहीं we write बेटा, it as ये तो equal only? देखो, क्योंकि ये चीज जो है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के, ये बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट है। आपको इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा बीच में कांस्टेंट को लाना ही पड़ता है। यहाँ बाई चांस ऐसा हुआ है कि k की वैल्यू 1 आई है एक्सपेरिमेंटली। आगे आगे जब आप डिराइव करोगे हर बार इक्वेशन ऐसी नहीं होगी जहाँ k 1 आए। k की वैल्यू जैसे मैंने बताया ना अभी ग्रेविटी वाले चैप्टर में, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन लिखोगे तो वहां पे ये कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, 1 नहीं होता वहां पे। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ इतना बता रही है कि ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। कितने टाइम्स डिपेंड कर रही हैं वो आपको के बताएगा। क्या F इज इक्वल टू हाफ एम ए होता है, या F इज इक्वल टू 4 एम ए है, या F इज इक्वल टू 20 एम ए है, वो आपको k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ढूंढने पे पता लगा कि नहीं k 1 होता है और F इज इक्वल टू सिर्फ एम ए होता है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, आपको पेपर में इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्टेन दी मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप ये तो लिखोगे ही सारे स्टेप्स, आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख दो F इज इक्वल टू के एम में, बिकॉज k इज 1, F इज इक्वल टू एम में। आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि k 1 कैसे आया, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड है, वो मैंने आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताया। अदरवाइज बुक में भी ये सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि k 1 है, कहाँ से आया k 1 उसका मेंशन नहीं है, वो हमने अभी आपको बता दिया लाइव क्लास में। इज इट क्लियर टू ऑल? प्रतीक्षा, नाउ इट इज फाइन? Yes, ma'am. ओके, प्रशांत, इफ यू डोंट हैव अ डाउट प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, एंड is there a doubt? Prashant, you have a doubt? No, ma'am. Okay class, so proceeding, this is the mathematical equation of the Newton's second law, और इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हम दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। वन स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज कि आपको इन तीन वेरिएबल्स में से कोई दो दिए होंगे और आपको वैल्यू डाल के जो थर्ड अननोन वेरिएबल है वो ढूंढना है। दैट इज वन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। Okay, so we'll start with that simplest way of asking numericals on the Newton's second law of motion. I hope everything that is there on the board right now has gone in your notebooks. So proceeding with the numerical part of Newton's second law, it is the most important law. As I told you, it is also referred to as the real law of motion. So simple format के numerical से start कर रहे हैं हम। An object, question आपको लिखना है notebook में, an object of mass 5 kg is accelerating at 3 meter per second square. Find the force. सिंपल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास गिवन है आपको 5 kg, एक्सेलरेटिंग एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू ma and you will simply multiply the quantities that are given to you. So how much is the answer in SI units? Devansh, you want to say something or you want to answer? Hanji Devansh. Ma'am, answer. हाँ बोलो। Ma'am, 15 यूनिट 15 kg meter per second. नहीं, ध्यान से देखो क्या मेजर कर रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? 15 Newton, sorry. Yes, good.
15 Newton. Okay, so mass is 5, acceleration 3, 15 Newton. Don't forget the units. Okay, half mark is deducted if you don't write the correct units. So this was a straightforward numerical. इन तीन में से कोई दो चीजें गिवन थी और आपको कैलकुलेट करना था. एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है? That a force of 120 Newton acts on 1.5 kg. क्या कैलकुलेट करना है अब? Find its acceleration. करिए कैलकुलेट. Ayush, you will give me the answer. Just 1 minute. Okay. 80 meter per second square. All of you are getting this answer? Antara, are you getting this answer? Antara, are you there? Antara, are you there? Yes, ma'am. हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? Ma'am, 80 meter per second square. Okay. So all of you are getting this answer? Erin, did you calculate? Yes, ma'am. कितना आ रहा है? Ma'am, 80 meter per second square. Okay, good. So all of you are getting this answer, 80 meter per second square. This is one way of asking numericals on the Newton's second law of motion. F is equal to ma. Any of the two values will be given to you and one leftover value you will have to calculate. Now, another way of asking numericals on this format is कि आपको दो situations को compare करना है. Okay, एक situation में आपको mass acceleration given है, उसको compare करना है आपको एक और situation में जो mass और acceleration given है उससे. Like for example, this is example 9.2 from your NCERT. Example 9.2 page 121. आपको question पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. You will be simply writing the address of the question. Example 9.2 page 121. NCERT सबके पास है. Question लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, class 6 minutes are left. You will be rejoining once the meeting gets over. Same ID password. So the question says that which would require greater force? Accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square या फिर a 4 kg mass at 2 meter per second square. आपको दो situations given है और पूछा है किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगी. You have to compare. दोनों केसेस में आप पहले फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए F1 F2 and then you have to compare. So F1 is m into a, how much? 10 Newton. F2 is m into a, how much? 8 Newton. So which is using greater force? The 2 kg mass requires greater force. ऐसे आपको फाइनल आंसर लिखना है. ओके, कि 2 kg mass requires greater force. I again repeat, in the question you were given कि which is requiring a greater force, a 2 kg mass to be accelerated by 5 meter per second square or a 4 kg mass to be accelerated by 2 meter per second square. So your answer will be, after calculating the force in both the cases, you can compare and you will answer that the 2 kg mass is requiring greater force. Okay, class, I again repeat, you will be rejoining once the meeting gets over. Okay, so this is another way of asking numerical on the Newton's second law of motion. Next is example 9.4. I hope all of you have completed this. Next is example 9.4. It is on the same page 121 only. So 9.4. In case of any doubt, you may raise your hand. So example 9.4 says a force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square. Okay, 5 Newton force, एक mass unknown mass है m1, उसके ऊपर acceleration आ रही है 10 meter per second square. And a mass m2, अगर यही 5 Newton अगर m2 के ऊपर लगती है तो उसको acceleration आ रही है 20 meter per second square.
Okay, so this is given in the question that 5 Newton when acts on m1 it accelerates by 10 meter per second square, and same 5 Newton when acts on m2 it accelerates by 20 meter per second square. What would be the acceleration if both the masses are tied together? अगर दोनों मासेस इकट्ठे हों, टाई कर दिया उनको और फिर उनके ऊपर इकट्ठे फोर्स लग रही है, तब कितनी एक्सेलरेशन होगी? तो आपको पहले तो मासेस पता होने चाहिए हैं कितने. सो इंडिविजुअली वी विल फर्स्ट कैलकुलेट दीज टू मासेस. ओके, यहाँ पे कैलकुलेट करिए m1 कितना है और यहाँ पे कैलकुलेट करिए m2 कितना है. कैसे कैलकुलेट करोगे m1 m2? Force is given, acceleration is given. So all of you now calculate m1 and m2 from the equation f is equal to ma and let me know. How did you calculate m2? How do we calculate? F divided by? Ma'am, m2 equals to f divided by acceleration. Okay, and how much is that? 5 by 20. So that will come out to be? Ma'am, 0.25 kg. Okay, good. So m1 and m2 we have calculated using f is equal to ma, and it is coming out to be 0.5 kg and 0.25 kg respectively. Now this was an intermediate step. The question is asking you to calculate that what will be the acceleration if both the masses are tied together. Force यही लग रही है, पहले 5 न्यूटन m1 पे लगी, इतनी एक्सेलरेशन हुई, फिर 5 न्यूटन m2 पे लगी, इतनी एक्सेलरेशन हुई. अब वो कह रहे हैं m1 m2 अगर इकट्ठे हैं, दे आर कंबाइंड मासेस, अब इनके ऊपर जब 5 न्यूटन लगेगी तो वो एक्सेलरेशन कितनी होगी? सो इफ masses are tied, so total mass कितना हो जाएगा अब? m1 plus m2, यानी कि 0.5 plus 0.25. Class less than a minute is left. Rejoin once the meeting gets over. So m1 plus m2, 0.5 plus 0.25. How much is that? 0.75 kg. Okay. So now m is 0.75 kg, a ढूंढना है, f 5 न्यूटन है.